हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल पत्रिका पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती 2024 के तहत जो हमारी हिंदी टेट सीरीज चल रही है और उसमें भी जो हमने अंतिम 27 दिन में 27 टेस्ट लगाए हैं, ये उसका 16वें नंबर का टेस्ट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, इनमें से संज्ञा का भेद नहीं है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक या भाववाचक। देखिए, संज्ञा की अगर बात करें दोस्तों, संज्ञा कहते हैं नाम को, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए दोस्तों, संज्ञा के मूल भेद की अगर बात करें, संज्ञा के मूल भेद तो ये तीन होते हैं। कौन कौन से? देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के भी दो उपभेद हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। एक है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखिए, संज्ञा के मूल भेद तो तीन है, एक दो तीन, और जातिवाचक के अंतर्गत दो आते हैं। इसलिए देखिए, संज्ञा के अगर कुल भेद की बात करें तो संज्ञा के कुल भेद हो जाते हैं दोस्तों पांच। संज्ञा के कुल भेद हो जाते हैं पांच। तो अगर प्रश्न आए संज्ञा के भेद कितने हैं, ऑप्शन में तीन, चार और पांच भी हो, और ये ना पूछे कि मूल भेद पूछ रहा है या वो कुल भेद पूछ रहा है, तो हमें पांच को वरीयता देनी है, अर्थात आंसर पांच लगाना है। और ऑप्शन में अगर पांच ना हो और संज्ञा के भेद पूछे और तीन दे रखा हो, तो हमें आंसर में तीन लगाना है। ठीक। तो देखिए, जो निजवाचक है ये संज्ञा का भेद नहीं है, ये है दोस्तों सर्वनाम का भेद। सर्वनाम का भेद है ये। आप जानते हैं सर्वनाम के छह भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से हमारे पहले का आंसर हो गया सी, यानी संज्ञा का भेद नहीं है निजवाचक सर्वनाम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी स्वर होते हैं दीर्घ, अघोष, अल्पप्राण या महाप्राण। देखिए, दीर्घ, इसमें तो मैंने बताया था आपको कि स्वर ह्रस्व भी होते हैं और दीर्घ भी होते हैं। सही है। तो इसका मतलब ये तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया कि सभी स्वर दीर्घ ही होते हैं। नहीं, ह्रस्व भी होते हैं और दीर्घ भी होते हैं, तो पहला गलत हो गया। क्या सभी स्वर अघोष होते हैं? देखिए, अघोष की अगर कहीं भी चर्चा आए तो अघोष में देखिए हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन। आप जानते हैं स्पर्श व्यंजन जो कचटतब होता है, यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ये इसको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। और स्पर्श व्यंजन में देखिए पहला, दूसरा, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण अघोष में आता है। और अघोष में देखते हैं हम दोस्तों तीनों शा, यानी शा, सा और सा, यानी इतने वर्णों की हम चर्चा करते हैं अघोष में। यानी स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण और तीनों शा की इसमें चर्चा की जाती है, यानी स्वर इसमें भी नहीं आते। तो दूसरा भी हमारा गलत हो गया। अल्पप्राण की अगर बात करें देखिए, तो इसमें स्पर्श व्यंजन से दोस्तों पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण आएगा अल्पप्राण में। और देखिए इसमें अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन आएंगे और अल्पप्राण में ही दोस्तों सभी स्वर आएंगे, सभी स्वर आएंगे और अनुस्वार आएगा। अनुस्वार, अनुस्वार यानी अंग। सही है, इसको हम बोलते हैं अनुस्वार। तो सभी स्वर किस में आए? अल्प प्राण में आए, यानी इसका हमारा सी सही हो गया। तो फिर महाप्राण में कौन आएगा? तो देखिए, महाप्राण में स्पर्श व्यंजन के, यानी स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, चौथा वर्ण और अंतस्थ इसमें आ गए। इसमें आएंगे दोस्तों संघर्षी, यानी जिसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। महाप्राण में विसर्ग आ जाएगा।
तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है डिटेल से। देखिए आप कहेंगे कि पहले प्रश्न में इतना टाइम ले लिया, दूसरे में इतना टाइम ले लिया, तो हमारा ये जो टेस्ट सीरीज़ है देखिए मैंने शुरू से ही आपको बताया है ये औरों से भिन्न है। इसमें से अब देखिए कोई सा भी प्रश्न आ जाए, अल्पप्राण में से आ जाए तब भी आप कर देंगे, महाप्राण में से आ जाए तब भी आप कर देंगे, और स्वर भी मैंने आपको बता दिया ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर होते हैं। तो इस तरह से हमारी टेस्ट सीरीज जो है शुरू से ही यूनिक तरीके से चल रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? नूतन ब्रह्मचारी, तितली, त्यागपत्र या परीक्षा गुरु को? तो देखिए हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास दोस्तों परीक्षा गुरु को माना जाता है, और परीक्षा गुरु का लेखक भी पूछ लेता है। लेखक, इसके जो लेखक हैं दोस्तों वह हैं लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास, ठीक, इसके राइटर हैं लाला श्रीनिवास दास। देखिए ये है तितली, और एक उपन्यास है कंकाल। ये भी पूछता है तितली और कंकाल उपन्यास किसका है? ये है दोस्तों जयशंकर प्रसाद के दोनों उपन्यास, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द चुनिए। कुक्कुर, आग, लाख, कोयल। देखिए आग तद्भव है, लाख भी तद्भव है, कोयल भी तद्भव है, कुक्कुर जो है तत्सम है। इसका जो तद्भव होगा दोस्तों वो होगा कुत्ता, ठीक। तो कुत्ता तद्भव है और कुक्कुर क्या है? तत्सम है। अच्छा आग तद्भव है तो इसका तत्सम क्या बन जाएगा? इसका तत्सम होगा दोस्तों अग्नि। और जो लाख है तद्भव, इसका तत्सम होगा लक्ष्य। कोयल, कोयल का तत्सम पूछा जाता है, ये तद्भव है, इसका जो तत्सम रूप होगा वो होगा कोकिल। याद रखेंगे कोकिल, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, दोहा छंद में यति कहाँ होती है? यति की बात करें दोस्तों, यति ये होता है देखिए विराम या ठहराव, यानी जहां हम सांस लेते हैं उसे विराम या ठहराव कहते हैं। और छंद में अगर बात करें तो इसे हम यति कहते हैं, ठीक। यति, तो ये कहाँ पर होता? छंद के अंत में, चरण के अंत में, 24 मात्राओं के बाद, या इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है दोस्तों चरण के अंत में। यानी आपने देखा होगा, देखिए दोहे में जैसे एक तरह से एक चरण होता, फिर अल्प विराम, फिर चरण होता और पूर्ण विराम, फिर तीसरा चरण, फिर अल्प विराम, फिर चौथा चरण, फिर पूर्ण विराम। अल्प विराम यानी जहाँ कम ठहराव हो, पूर्ण विराम जहाँ पर पूरा विराम यानी सांस हम तोड़ते हैं। तो इस तरह से जो होता है ये यति जो होता है वो चरण के अंत में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कंठे ध्वनि है ठा, पा, श या का? तो जो कंठे है दोस्तों वह है का। याद रखेंगे सारी कंठे ध्वनियां किस प्रकार से, देखिए इसका सूत्र बताया था मैंने आपको, आकुहा विसर्ग, आकुहा विसर्ग नाम वाले। जो आकुहा विसर्ग नाम वाले हैं वो क्या कहलाएंगे? कंठे कहलाएंगे। यानी आ का मतलब है दोस्तों छोटा आ और बड़ा आ दोनों। का पे ओ की मात्रा यानी का वर्ग पूरा, का खा गा घा, और हा आएगा इसमें, और विसर्ग यानी विसर्ग आ जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों? कंठे में है। आ बड़ा आ भी कंठे है, का वर्ग पूरा कंठे है, हा कंठे है, और जो विसर्ग है वो भी कंठे में आएगा। अगला प्रश्न है, भौगोलिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है? तो देखिए ए ऑप्शन में है भूगोली प्लस का, बी में है भूगोल प्लस इक, सी में है भौ प्लस गोलिक, और डी में है भोगो प्लस लिक। तो इसका जो सही है दोस्तों बी सही हो जाएगा। यानी भौगोलिक जो बना है देखिए भूगोल में इक प्रत्यय जुड़कर बना है, भूगोल प्लस इक। इक प्रत्यय जोड़ने का नियम मैं पिछले टेस्ट में बता चुका हूं दोस्तों। जैसे समाज, जो समाज है अगर इसमें एक प्रत्यय जुड़ा है तो जो पहला स्वर होता है वो चेंज हो जाता है, सामाजिक हो जाएगा, सामाजिक। ऐसे ही देखिए यहाँ पर बड़े ओ की मात्रा औ में चेंज हुई है। ये पूरा नियम मैं पिछले टेस्ट में बता चुका हूँ, वो टेस्ट आप देख लें। अगला प्रश्न देखें, आकाश शब्द का पर्यायवाची बताइए। अक्स, नजरिया, लोचन, व्योम। तो देखिए अक्स के जो पर्यायवाची हैं वो होता है दोस्तों परछाई या चित्र। नजरिया का पर्यायवाची होता है दोस्तों दृष्टिकोण, दृष्टिकोण। और लोचन होता है देखिए आंख का पर्यायवाची। आंख के और पर्यायवाची होते हैं दोस्तों विलोचन होता है, आंख होता है, और नेत्र आ जाएगा इसमें, नयन आ जाएगा, अक्षी आ जाएगा, चक्षु आ जाएगा, दृग आ जाएगा। ये सारे किसके हैं? लोचन, विलोचन, आंख, नेत्र, नयन, अच्छी, चक्षु, दृग आंख के पर्यायवाची हैं। तो व्योम किसका है? आकाश का है।
यानी ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नभ भी आकाश को कहते हैं, और आसमान कहते हैं इसको, आसमान। अंबर कहते हैं दोस्तों, अंबर। शून्य भी आकाश को कहते हैं, सही है। तो नभ, आसमान, अंबर, शून्य, आकाश और गगन, सही है। ये है हमारे आकाश के पर्यायवाची। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? कविवचन सुधा, उदंत मार्तंड, हरिश्चंद्र पत्रिका या सरस्वती? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है दोस्तों उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड, ये देखिए इसके संपादक भी पूछ लेता है, संपादक। तो इसके संपादक हैं दोस्तों पंडित जुगल किशोर, पंडित जुगल किशोर, ठीक। पंडित जुगल किशोर जी हैं। और ये जो है दोस्तों साप्ताहिक पत्र था, साप्ताहिक पत्र था। प्रकाशित हुआ था दोस्तों 30 मई 1826 को, कलकत्ता से, कलकत्ता से पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। यही कारण है दोस्तों 30 मई को प्रत्येक वर्ष भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया था। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया था? 30 मई को। अगले प्रश्न देखते हैं, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गई न उबरे मोती मानुसु चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, श्लेष या उत्प्रेक्षा? तो इसमें है दोस्तों श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार वहां पर होता है जहां किसी पंक्ति में कोई एक ऐसा शब्द हो जिसका घटना के अनुसार दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो देखिए जो पानी ये पहला वाला है, इसका अर्थ है दोस्तों सम्मान, इसका भी अर्थ है सम्मान, ठीक। तो रहीमन पानी राखिए, ये कहते हैं कि अपना सम्मान राखिए, बिनु पानी सब सून, बिना सम्मान सब बेकार है। किस तरह सब बेकार है? जिस तरह देखिए पानी गए न उबरे मोती मानुसु चून। तो मोती के लिए यहाँ पर है देखिए शब्द, यहाँ मोती है तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों चमक, और मानुष के लिए सम्मान, और चून आटा है, यानी चून का अर्थ होता है आटा, इसके लिए यहाँ पर पानी का अर्थ हो जाएगा जल। यानी देखिए अगर सम्मान नहीं है मनुष्य के जीवन में तो वो इस तरह बेकार हो जाएगा, जिस तरह मोती की अगर चमक चली जाए तो वो बेकार हो जाता है, मोती का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो ऐसे ही मनुष्य का अगर सम्मान चला जाए वो बेकार हो जाएगा। और जो जैसे चूना यानी आटा है, अगर उसे जल ना मिले तो वह भी बेकार है, बिना जल के आटे से रोटी नहीं बनाई जा सकती। तो यहाँ पर पानी के तीन अर्थ हैं, चमक, सम्मान, जल। इस प्रकार से यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गोदान के रचनाकार कौन है? कालिदास, मुंशी प्रेमचंद, महादेव वर्मा, किशनलाल शर्मा? तो गोदान जो है दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? पाठक, प्राण, नदी, स्त्री? बहुवचन में दोस्तों प्राण आता है, सही है, प्राण बहुवचन में आता है हमेशा। अगला प्रश्न है, अंधेरे नगरी नाटक के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र या भीष्म सानी? अंधेर नगरी जो है दोस्तों ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। एक और याद रख लेंगे, कर्पूर मंजरी भी इनकी है, कर्पूर मंजरी। तो अंधेर नगरी कर्पूर मंजरी किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। अगला है, निम्नलिखित में से सजातीय स्वर कौन सा है? अय, औ, औ है, और या बड़ा ऊ है? तो देखिए अगर हम बात करें उत्पत्ति के आधार पर स्वर की, उत्पत्ति के आधार पर स्वर, ये दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए एक होता है मूल स्वर, मूल स्वर। एक में आएगा दोस्तों संधि स्वर, संधि स्वर। मूल स्वर में हम देखते हैं दोस्तों छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये होते हैं मूल स्वर। आप कहेंगे सर ये तो आपने ह्रस्व स्वर बताए थे। जी हाँ, इनको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं या लघु स्वर भी कहते हैं, सही है, लघु स्वर भी कहते हैं। संधि स्वर में देखिए बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और आओ, ये आते हैं दोस्तों संधि स्वर में। संधि स्वर में भी अब हमें देखिए दो प्रकार के यहाँ पर स्वर मिल रहे हैं, बड़ा, बड़ी, बड़ा हुआ। अगर अलग करें दोस्तों और ये इनको अलग करें तो देखिए ये जो है ये एक ही, यानी आ के दोगुने होने से दो बार आ आया तब बड़ा बन गया, दो बार ई आया तब बड़ा ई बन गया, दो बार ऊ आया तब बड़ा ऊ बन गया। अगर री की बात करें देखिए, अगर दो बार री तो बड़ी ई इस प्रकार से बनता बड़ी री,
ये तो होता है छोटी री, और इसमें अगर एक और लगा दें तो ये बन जाता है बड़ी री। लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता, ये संस्कृत में आती है। इसलिए हम देखिए जो बड़ा बड़ी बड़ा ऊ ही देखते हैं, सही है। तो यहाँ पर देखो बड़ा बड़ी बड़ा ऊ है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं सजातीय स्वर। सजातीय स्वर यानी ये एक ही जाति से, जैसे आ के दुगना होने से, ई के दुगना होने से, ऊ के दुगना होने से, एक ही स्वर से दुगने होने से बने हैं, तो इनको हम सजातीय स्वर बोलेंगे। या समान वर्ड से बने होने के कारण इसको सवर्ण भी बोलेंगे, सवर्ण भी बोल देंगे। ये दोनों देखिए, ए की बात करें तो आ और ई से मिलकर बनते हैं, और ओ की बात करें तो आ और ऊ से मिलकर बनते हैं। यानी ये जो हो जाएंगे दोस्तों विजातीय स्वर हो जाएंगे, अलग अलग जात से बने हो जाएंगे, तो इसको हम बोल देंगे विजातीय स्वर। और विजातीय स्वर को दोस्तों संयुक्त स्वर भी बोलते हैं हम, संयुक्त स्वर, ठीक। तो यहाँ पर पूछा सजातीय स्वर कौन सा है, तो देखिए सजातीय स्वर बड़ा आ बड़ी बड़ा ऊ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा डी जो हो जाएगा, ये बड़ा ऊ जो है सजातीय स्वर है। अच्छा, बड़ा आ बड़ी बड़ा ऊ ए आई अ ऊ, इनको जो बोलते हैं हम दोस्तों दीर्घ स्वर भी बोलते हैं। जब इनको दीर्घ स्वर बोलते हैं तो जो बड़ा आ बड़ी बड़ा ऊ ये हो जाएंगे दोस्तों मूल दीर्घ स्वर, सही है, मूल दीर्घ स्वर। देखिए इतना मैंने आपको बताया, तो कोई सा भी आपसे पूछ ले कि मूल स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ मूल स्वर किसे कहते हैं, सजातीय स्वर किसे कहते हैं, विजातीय स्वर किसे कहते हैं, तो आप तभी तो बता पाएंगे जब मैं ये डिटेल में बताऊंगा, सही है। अगर खाली प्रश्न पढ़ूं और आंसर लगाऊं तब क्या है, ये ऐसा तो है नहीं यही प्रश्न परीक्षा में रखा हुआ मिल जाए आपको। तो यहाँ से कहीं से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है, अव्ययीभाव समास, कर्म कारक समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास। देखिए कर्म कारक जो है ये समास नहीं है। समास दोस्तों अगर बात करें तो इनकी संख्या 6 होती है। समास की संख्या की बात कर रहा हूँ, 6 होती है। कौन कौन सी, अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास, सही है। इसके बाद देखिए द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, और कौन सा बचा, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, इसके बाद कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। तो देखिए अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास, 6 समास होते हैं। कर्म कारक समास नहीं होता। इनकी कुल संख्या पूछे तो देखिए समास की संख्या होती है 6, लेकिन समास के प्रकार पूछे तो प्रकार होते हैं दोस्तों 4। किस प्रकार से, तो देखिए जो अव्ययीभाव समास है इसका होता प्रथम पद प्रधान, द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान, यानी कोई सा भी पद इसमें प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा शब्द बनता है वो प्रधान होता है। तो इसमें प्रथम पद प्रधान, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, बहुव्रीहि में दोनों पद अप्रधान, और तत्पुरुष में उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान। और जो दिगु और कर्मधारय होते हैं इस ये क्या आते हैं, तत्पुरुष के अंतर्गत ही आ जाते हैं, क्योंकि इनका भी उत्तर पद प्रधान होता है। तो प्रधानता के आधार पर अगर देखें तो इनके प्रकार जो हो जाते हैं दोस्तों वो 4 हो जाते हैं। तो जो समास होते हैं प्रकार अगर पूछे उसमें तो 4 लगाना, यानी समास 4 प्रकार के होते हैं, और संख्या पूछे तब आप उसकी 6 लगाना, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का विलोम कौन सा है, कनिष्ठ, सरल, अथ या अग्रज। तो ज्येष्ठ का विलोम हो जाएगा दोस्तों कनिष्ठ। सरल का विलोम की बात करें तो हो जाएगा कठिन। अथ का विलोम हो जाएगा इति, यानी अथ होता है आरंभ, इति होता है दोस्तों अंत। अग्रज का विलोम हो जाएगा दोस्तों अनुज, सही है, अनुज। अगला प्रश्न देखते हैं, विवरण चिन्ह की पहचान कीजिए। ये है देखिए पूर्ण विराम, और ये है दोस्तों विवरण चिन्ह, ये है प्रश्नवाचक चिन्ह, और ये है दोस्तों अल्प विराम, सही है, अल्प विराम। ये अल्प विराम है, ये प्रश्नवाचक है, ये पूर्ण विराम है, और ये है हमारा विवरण चिन्ह। अगला प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा या घृणा, भय, शौक या उत्साह। तो देखिए करुण रस का स्थायी भाव होता है दोस्तों शौक, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, उर्वशी किसकी रचना है, रामवृक्ष बैनीपुरी की, रामधारी सी दिनकर की, सियाराम शरण की या अज्ञे की। उर्वशी रचना है दोस्तों रामधारी सी दिनकर की। उर्वशी देखिए जयशंकर प्रसाद जी की भी है, लेकिन वह यहाँ ऑप्शन में नहीं है।
जब जयशंकर प्रसाद जी के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न पूछता तो यहाँ पर ऑप्शन में जयशंकर प्रसाद जी होते, रामधारी सिंह दिनकर नहीं होते। अब यहाँ पर देखिए उर्वशी जो पूछा है वो रामधारी सिंह दिनकर जी के परिप्रेक्ष्य में पूछा है, सही है? तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। उर्वशी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। याद रखेंगे उर्वशी जयशंकर प्रसाद जी की भी है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो दोस्तों। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।